So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class we had discussed the economic activities by men and women. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझा। हमने ये भी देखा कि मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पर। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं और फिर उनमें से एक एजुकेशन पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, दुनिया की लगभग 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, जिससे इसकी गिनती दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में होती है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज हम लोग पॉपुलेशन के नंबर की बात नहीं करेंगे कि हाउ मेनी वी आर, मतलब क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये बात करेंगे कि हाउ वी आर, क्वालिटी पर बात करेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब कि जिन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर हम अपने पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बना रहे थे, उन्हीं चीज़ों पर हमारे पॉपुलेशन की क्वालिटी भी निर्भर करती है ना बच्चों। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को समझने के लिए कई इंडिकेटर्स की मदद लेते हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, IMR, सेक्स रेशियो, GDP आदि आदि। ये सब कुछ न कुछ इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिटरेसी रेट। क्या आप जानते हैं कि हम लिटरेट किसे कहते हैं? ए पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड ए लिटरेट। मतलब यदि आप पढ़ सकते हैं पर लिख नहीं सकते तो आप लिटरेट नहीं माने जाएंगे। और लिटरेसी रेट, इट इज़ द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप 7 years एंड अबव divided by the total population of the same age group multiplied by 100, because literacy rate is normally expressed in percentage. तो लिटरेसी रेट का तो सीधा संबंध किससे हुआ है? एजुकेशन से। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। मतलब यह इस बात को बताता है कि एक पर्सन या ग्रुप कितने एवरेज ईयर्स तक जीवित रहेगा। तो इससे आपके देश के पॉपुलेशन के ओवरऑल हेल्थ का पता चलता है। तीसरा है स्किल फॉर्मेशन, जिसकी आजकल खूब बात हो रही है। बच्चों, हमारे देश में काम करने के लिए यूथ पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयर है ना, वे स्किल्ड मैन पावर की कमी से जूझ रहे हैं। इसका कारण यह है किसी काम को करने के लिए जो खास ट्रेनिंग या कॉम्पिटेंसी चाहिए, लोगों में उसकी कमी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत कॉलेज से यूथ जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं और रोजगार के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, उसमें काफ़ी अंतर है, मिसमैच है। इसीलिए गवर्नमेंट इस ओर अब ध्यान देने लगी है। आपने स्किल इंडिया का नाम तो सुना ही होगा। इस अभियान को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में लॉन्च किया था, जिससे 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरह के स्किल में ट्रेन करने का प्लान है। तो बच्चों, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन बातों पर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। और यही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन फिर देश की ग्रोथ रेट तय करती है। ठीक है, लेट अस नाउ कम टू एजुकेशन। चलिए फिर से शकल की ही बात करते हैं। शकल के इनिशियल ईयर्स में एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया गया ना, तो फिर उसका फल क्या मिला? बाद में एक अच्छे जॉब के रूप में वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। तो आप ये मानेंगे इस तरह शकल के ग्रोथ में एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इनपुट रहा। इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम। एजुकेशन है ना बच्चों, लोगों के दिमाग को खोल देती है और उसे दुनिया से परिचित कराती है। हम और एक्सप्लोर करने लग जाते हैं।
मेंटोस का ऐड है ना, जो दिमाग की बत्ती जला दे, वैसा ही। लोग पहले कुछ सोचते हैं पर बाद में होता है ना कि हम ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, उन्हें अपना पोटेंशियल समझ में आने लगता है। चले देखते हैं सरकार ने लोगों को शिक्षित बनाने के लिए क्या क्या काम किए हैं। There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. यूनिवर्सल एक्सेस मतलब जो हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर हो, मतलब एजुकेशन सर्वसुलभ हो, फिजिकली या फाइनेंशियली, मतलब स्कूल पास ही हो, गांव या शहर में दूरी कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंशियली मतलब आपके पास पैसा ना हो तो भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। रिटेंशन मतलब बच्चा स्कूल में रिटेन रहे, स्कूल ऐसा माहौल उनको दे ताकि वो उस स्कूल से तब तक जुड़ा रहे जब तक वो उस स्कूल की पढ़ाई पूरी ना कर ले। फिर क्वालिटी एजुकेशन भी देने का प्रयास है। बच्चों, यदि एजुकेशन का क्वालिटी पुअर होगा तो लर्निंग आउटकम भी पुअर होगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि रूरल इंडिया के क्लास 3 के 3/4 बच्चे 2 डिजिट के एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और क्लास 5 के आधे बच्चे को सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। इसी तरह क्लास 5 के आधे बच्चे ही क्लास 2 के लेवल की किताब को ठीक से पढ़ पाते हैं। हो सकता है शायद इसीलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी को प्रायोरिटी दी गई है। वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के बाद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स की बात है। बच्चों, हमारे यहाँ फीमेल लिटरेसी मेल लिटरेसी से कम है। अभी हम लोग कारण में नहीं जाएंगे। तो गर्ल्स एजुकेशन पर तो जोर देना स्वाभाविक है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस प्रोग्राम को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2015 में शुरू किया था। इसमें कई चीज़ें हैं जिनमें यह भी है कि बेटियों के एजुकेशन में खूब ध्यान देना है ताकि कोई इलिटरेट ना रह जाए। आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम सुना होगा। दिस इज ए रेजिडेंशियल सेकेंडरी स्कूल रन बाय गवर्नमेंट फॉर गर्ल्स फ्रॉम वीकर सेक्शंस। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा करती रहती है। बिहार गवर्नमेंट ने लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया। फिर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिख रहा है, झारखंड सरकार ने भी इस प्रोग्राम को फॉलो किया। ओके, नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों की स्थापना। देश में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के फ्यूचर के लिए ही देश में नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई। इसमें पढ़ाई के साथ रहना और खाना भी फ्री है। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. इन कोर्सेज में आमतौर पर 12th क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट्स को किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इससे होता यह है कि जब वे उस खास जॉब के लिए किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें वेब पेज बनाना हो, फोटोग्राफी, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग, वेल्डिंग जैसे अनेकों कोर्स होते हैं। समझ गए? अब जब गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो पैसा भी खर्च हो रहा होगा, है ना? देखते हैं। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 crore in the first plan to ₹99,300 crore in 2020-21। देखिए खर्च कितना बढ़ गया। जो खर्च फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ था वो खर्च 2021 में ₹99,300 करोड़ हो गया। अब इसी एक्सपेंडिचर को यदि हम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो पाएंगे कि यह खर्च 1951-52 में 0.64% था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 3.1% हो गया और पिछले कुछ वर्षों से लगभग 3% पर स्थिर है।
यदि हम इसे दूसरे देशों से कंपेयर करें तो पाएंगे कि ये बहुत कम है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था, उसमें इसे 6% तक करने की बात की गई है। देखते हैं अब आगे सरकार क्या करती है। अब जब गवर्नमेंट ने इतना किया, पैसे भी खर्च किए, तो कुछ रिजल्ट आया, देखते हैं। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010-11। लिटरेसी रेट जो 1951 में 18% था, 2010-11 में बढ़कर 74% हो गया। लेकिन आप लोग एक बात नोटिस करेंगे कि लिटरेसी रेट वेरीज अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन्स एंड अक्रॉस ग्रुप्स ऑफ पीपल. You can see that literacy rates among males is nearly 16.6% higher than females. मेल लिटरेसी फीमेल की तुलना में लगभग 16.6% अधिक है। इसी तरह आपको रूरल अर्बन डिफरेंस भी दिखाई देगा। अर्बन लिटरेसी इज अबाउट 16.1% हायर देन द रूरल एरियाज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी देख लीजिए। एक तरफ केरला जैसे स्टेट्स जो कि यूनिवर्सल लिटरेसी की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार जैसे स्टेट्स इस मामले में अभी भी काफ़ी पीछे हैं। 2011 में केरला की लिटरेसी रेट 94% थी, जबकि बिहार की 62%। तो स्टेट वाइज देखिए कितना वेरिएशन है। यही नहीं, यदि हम सोशल ग्रुप्स देखेंगे तो वहाँ भी पाएंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिटरेसी रेट्स काफ़ी कम है। तो आइए देखते हैं और क्या क्या किया गवर्नमेंट ने। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान। ये गवर्नमेंट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल के बच्चों के लिए। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कवर किया गया था। आप सभी भी तो इसी ग्रुप में आते हैं। यह एक टाइम बाउंड प्रोग्राम था जो 2010 में ख़त्म हो गया। इसे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स वही थे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करना। इसमें बैक टू स्कूल कैंप्स की भी बात है। जो बच्चे किसी कारण स्कूल छोड़ देते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर वापस स्कूल लाने की कोशिश की जाती है। फिर इसमें ब्रिज कोर्सेज की भी बात की गई थी। ब्रिज क्या करती है? दो डिसकनेक्टेड लैंड मास, वो चाहे नदी की वजह से हो या किसी घाटी की वजह से सेपरेटेड हो, उसे जोड़ती है। यही काम ब्रिज कोर्स करती है। मान लो किसी बच्चे ने क्लास 4 में पढ़ाई छोड़ दी, साल भर के बाद मान लो उसे वापस लाया जाता है, तो वो कहाँ बैठेगा? उसके साथ वाले तो नेक्स्ट क्लास में चले गए। तो ऐसे केस में उसे एक छोटा कोर्स कराकर उस गैप को ब्रिज कर दिया जाता है, ताकि वो अपने साथ वाले बच्चे के साथ आ जाए। उसके बाद मिड डे मील स्कीम शुरू किया गया। हम लोग बच्चों को स्कूल में एनरोल तो कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो रिटेंशन की आती है। मिड डे मील इस समस्या से निपटने में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इसमें बच्चों को दिन में एक समय का भरपेट भोजन कराया जाता है। इससे कम से कम खाने के लालच में ही स्कूल तो आ जाते हैं, तो इससे उनका अटेंडेंस भी बढ़ जाता है तो ये गवर्नमेंट का एक छोटा सा इंसेंटिव ही, पर इससे एब्सेंटीज्म कम हुआ। और फिर जब पौष्टिक भोजन करेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे, और भूखे नहीं रहेंगे तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा। अब बात करते हैं 12th प्लान की। इसमें हायर एजुकेशन की बात की गई है। इसमें टारगेट ग्रुप 18 टू 23 ईयर्स वाले बच्चे थे। इसमें पहले GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2017-18 तक 25.2% और 2020-21 तक 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। GER क्या होता है आप लोग समझ लें। जैसे हमें एज ब्रैकेट मालूम है 18 टू 23 ईयर्स, इसमें हमारे पास कितने बच्चे हैं? एक एस्टिमेट मान लेते हैं 50,000, पर इसमें एनरोल्ड कितने हैं? तो पता चलता है 10,000। इसका मतलब कि रेशियो 1:5 है, मतलब 20% है। समझ गया? इसी रेशियो को बढ़ाने की बात की जा रही है। इसमें भी एक्सेस की बात है।
मतलब इस टारगेट ग्रुप के सभी बच्चों की पहुंच में हो हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात है, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम की बात है, वोकेशनलाइजेशन की बात है। ये पॉइंट इस ग्रुप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। यही ग्रुप है जो अब जॉब मार्केट की ओर रुख करने वाला है ना। तो वोकेशनल कोर्सेज यहाँ जरूरी हैं। सारा स्किल डेवलपमेंट भी यही होना है। देखिए, नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ आईटी भी यही है। इसमें डिस्टेंट एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। होता क्या है, आप कहीं काम करते भी हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। पिछले 50 सालों में आप पाएंगे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तो बच्चों, अब आज का क्लास समाप्त करने का समय हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. Name the factors on which quality of education depends. 2. Mention any 5 steps taken by government to improve elementary education. 3. Explain the main features of Sarv Shiksha Abhiyan. 4. What is midday meal scheme? Explain its purpose. अब आप अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम अगले क्लास में क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ पढ़ेंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।